मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक बढ़ाई सुनवाई की तारीख। जनवरी में नियमित सुनवाई पर आएगा फैसला, नई बेंच कर सकती है सुनवाई। राम मंदिर पर सुनवाई टलने से संत समाज नाराज, कहा सुप्रीम कोर्ट को जल्द करना चाहिए फैसला, देरी से न्याय मिलना न्याय न मिलने के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विनय कटियार का विवादित बयान, कहा कांग्रेस की इच्छा के मुताबिक हो रहा है काम, फैसला टालना चाहते थे कपिल सिब्बल। राहुल के महाकालेश्वर मंदिर पर बीजेपी का वार, संबित पात्रा ने कहा जनेऊधारी राहुल हिंदुओं को बताए अपना गोत्र। और उधर इंडोनेशिया के जकार्ता में बड़ा विमान हादसा, 188 यात्रियों को ले जा रहा विमान हुआ क्रैश, उड़ान से 13 मिनट बाद ही टूटा संपर्क। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। आपका मेजबान आजाद खालिद हाजिर है 2 का पंच लेकर, यानी 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का बुलेटिन 2 का पंच, जिसमें हम 5 उन खबरों को लेते हैं जो अभी तक सुर्खियों में है, चर्चा में है। हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे रिपोर्टर्स फील्ड से और न्यूज रूम से इस पर विस्तृत जानकारी देते हैं। उसके अलावा क्या कुछ कहा पॉलिटिकल लोगों ने या उससे संबंधित पुलिस अधिकारियों ने या अफसरों ने, वो भी हम आपको सुनवाते और बताते हैं कि आखिर इन खबरों के पीछे की गहराई क्या है। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, उसमें सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर एक बार फिर सुनवाई टल गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, 5 राज्यों के अलावा लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, अब धर्म की राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी से गोत्र पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। उसके अलावा हम आपके बात करेंगे आस्थाना की, जो कि सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर थे, उनके खिलाफ एफआईआर थी, वो दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, आज उस पर सुनवाई होनी है। क्या कुछ उसमें होगा या अभी क्या खबरें हैं, हम उस पर जानकारी लेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए प्रदूषण की। पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है, चेतावनी आने लगी है सामने, और अब इस पर अगर देखा जाए लोगों में भी चिंता सामने आने लगी है। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, कांग्रेस के एक विधायक हैं गुजरात में, वो एक मामले को निपटाने के लिए रिश्वत ले रहे थे, पकड़े गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली उस सुनवाई की जो टाल दी गई है जनवरी 2019 तक, 3 महीने के लिए उस पर सुनवाई। हम आपको याद दिला दी 2010 में इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था। 3 लोगों को इसको बांट दिया गया था, 2.77 एकड़ जमीन को। हम इस पर अपने रिपोर्टर से बात करेंगे, दिग्विजय सिंह लखनऊ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उसके अलावा आपको सुनाएंगे। हम आपको बता दें 2010 में इस पे फैसला आया था, उसके बाद तीनों ही पक्ष, रामलला न्यास, उसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड और इस पर जिन लोगों को इस पे तीनों लोगों को बांटा गया था वो सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। 2011 में इस फैसले पर स्टे कर दिया गया था और आज इस पर सुनवाई होनी थी, बहुप्रतीक्षित सुनवाई थी, उसको 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। क्या कहते हैं इस पर धर्मगुरु महंत धर्मदास, क्या कह रहे हैं, वकीलों का क्या कहना है, और विनय कटियार और ओवैसी क्या कह रहे हैं, पहले ही सुन लेते, फिर अपने रिपोर्टर से हम आपको मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे। यह गलत हो रहा है कि इलेक्शन का देख करके कोर्ट डेट बढ़ावे, यह अच्छा चीज नहीं है। या क्या किस बात के देख करके चीफ जस्टिस साहब, जैसे कि समझ ही ना पा रहे कि राम जन्मभूमि क्या चीज है। दरखास्त क्या करेगा, सुनेंगे तो पगलपन पर बात करते हैं सब। जज साहब जिस प्रकार से वहां पर 2 मिनट में सुन के चल दिए, इनको चाहिए था कि सबको बात सुन लेते, सभी पार्टी को बात सुन लेते, 2 मिनट में 10 मिनट में बहस को सुन करके निर्णय करते, जल्दी से जल्दी सुनवाई करते। तो ये लोग तो जानते हैं कि सरकार का पैसा है, जितने कम काम करेंगे उतने ढेर पैसा मिलेगा। सरकार के नौकर ये लोग नहीं समझते, अपने का मालिक समझ लिए जितने लोग। इंडिया के बेंच ने कहा है कि नहीं, जनवरी में अप्रोप्रिएट बेंच का फैसला करेगी, उनका कंसिडर्ड डिसीजन है। अब इसमें ये इस तरह की बात करना, ये तो मेरे ख्याल से गैर मुनासिब बात है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सर, गिरिराज सिंह सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने यही बात इनको जाकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में जब जनवरी में हियरिंग होगी तो मोदी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपने
अटॉर्नी जनरल को चेंज कर दें और मोहतरम जनाब गिरिराज सिंह जो एक्सपर्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उनको खड़ा कर दें कोर्ट में और कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दें कि और लॉर्डशिप, हिंदुओं का सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं मोदी प्राइम मिनिस्टर को कि गिरिराज को अटॉर्नी जनरल बना दीजिए और इनको जनवरी में हियरिंग जब होगी वो खड़े रह के ये जुमला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दीजिए। 3 महीने की तारीख दे दी गई है। ये सब कांग्रेस के दबाव में काम हो रहा है और ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कपिल सिब्बल जो कहते हैं वही काम हो रहा है। उन्होंने दबाव बनाया है और उसी का आधार पर ये काम हो रहा है। अब कहीं न कहीं तो ऐसा प्रतीत होता कि कपिल सिब्बल ने कहा है, प्रशांत भूषण ने कहा है कि इसकी लंबी तारीखें दी जाएं, अभी इसको निर्णय न किया जाए, 19 में ले जाया जाए, 19 के बाद इस पर निर्णय हो। तो ये जो कह रहे हैं ये लोग, कांग्रेस को लोग, इनको 19 में पता चलेगा चुनाव में क्या होता है। अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर होगी जनवरी में। जनवरी में जब लगेगी तब ये कोर्स ऑफ हियरिंग डिसाइड करेगी बेंच कि कब कब इसकी सुनवाई चलेगी। नहीं, ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। कोई नई बेंच होगी? ये प्रेरोगेटिव है और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो चाहे तो सेम बेंच रखें या कोई दूसरी बेंच बनाए। जी हां, आपने सुना, अलग अलग लोगों का अपना अपना मत है, लेकिन इस पर सुनवाई टल गई है जनवरी 2019 तक। मामला 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सॉर्ट आउट कर दिया था, अपने तौर पर एक फैसला सुना दिया था। इसमें 3 पक्षों को बराबर बराबर, जिसे कहना चाहिए, बांट दिया गया था। 2.77 एकड़ जो जमीन थी, जो रामलला न्यास है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है और जो निर्मोही अखाड़ा है, उनको तीनों को बांट दिया। लेकिन तीनों उस फैसले से संतुष्ट नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट गए। 2011 में इसको यथास्थिति बनाते हुए अब 8 साल बाद आज सुनवाई हुई। 3 मिनट के अंदर ही सुनवाई होने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा इस पर इतनी जल्दी सुनवाई होना मुमकिन नहीं है। दिग्विजय मिश्र हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। दिग्विजय, अगर देखा जाए जिस तरीके से आज का फैसला है, क्या प्रतिक्रिया है, खासतौर से लखनऊ में आपके वहां पर, और अयोध्या में अगर देखा जाए तो क्या आपको नजर आ रहा है वहां पर? जी बताएं आपको आजाद जी, यहाँ पे संतों में बहुत ही गुस्सा है। अगर हम गुस्से की बात करें तो गुस्से की कोई इस समय सीमा नहीं है और लोग भी क्षुब्ध हैं। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य, या अगर हम बात करें अन्य लोगों की जो भाजपा के अभी फिलहाल सरकार में, इन लोगों ने वादा किया था कि नवंबर में रामलला मंदिर की नींव रख दी जाएगी। तो ये इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। ये ऐसा मानना है जनता का और ऐसा ही मानना है संत समाज का। अभी कुछ देर पहले प्रवीण तोगड़िया की भी अगर बात करें, उन्होंने भी यही बात कहा। विनय कटियार ने यहाँ तक कह दिया कि न्यायपालिका जो है वो कपिल सिब्बल और भूषण जी के दबाव में चल रही है। तो अभी तक तो ये माना जा रहा था कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। लेकिन इन विवादित बयानों को हम तो नहीं दोहरा सकते ना। अगर विनय कटियार का ये मत है तो उनका मत होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आप जो है जुडिक्शन को या उसके जो फैसलों को हम तो ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए, राम मंदिर एक बार फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा में है, क्योंकि चुनाव 5 राज्यों में भी हैं और लोकसभा के चुनाव भी तैयार हैं। तो ऐसे में लगता है कि अब पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है ये। जी आजाद जी, ये राजनीतिक मुद्दा शुरू से रहा है और इसको अभी तक अगर हम सही आंकड़ों पे देखें तो इसको राजनीतिक मुद्दा ही बनाया गया है। सिर्फ इसमें रोटियां सेकी गई हैं, चाहे राम मंदिर के नाम पे, चाहे बाबरी मस्जिद के नाम पे। जिस तरीके से विधेयक पास करके ये लोग 3 तलाक मुद्दे पे लेकर के आ गए अपनी बातों को, तो अगर ये चाहते तो आ सकते थे। लेकिन अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी है तो जरूर उनकी सुनवाई होगी। और वहां पे अगर ये लोग चाहते थे जल्दी से चीजें निकल के सामने आए ताकि 2019 में इन्हें मुद्दा मिल सके ये लड़ने के लिए कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। दिग्विजय, मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरीके से आप 2019 की हम बात करें, 8 साल से लंबित है ये। यहाँ पर अभी 8 साल पहले इस पे स्टे हुआ था, 2011 में है, 2018 लगभग खत्म होने वाला है। जी आपने एकदम सही कहा। लेकिन जो मुद्दे हैं भाजपा के, उन मुद्दों में सबसे बड़ा जो इनका प्रोपोगंडा होता है राम मंदिर को लेकर के या राम जन्मभूमि को लेकर के, वो कहीं न कहीं इनके हाथ से छीन न जाए, इसलिए ये लोग बार बार कह रहे हैं कि जानबूझ के जो न्यायपालिका है उन्होंने जानबूझ के इसको जनवरी में टाल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय, आप नजर बनाए रखे और आज के पूरे दिन के घटनाक्रम पे नजर बनाए रखे। वहां पर यूसुफ अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ गए, धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। यूसुफ अब्बास साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका JK 24/7 न्यूज पे। आज का मैं यासूफ अब्बास हूं। यासूफ अब्बास साहब, माजरत के साथ आपका नाम चूंकि जो मुझे बताया गया वो बता रहा हूं, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं आज का जो इस सुनवाई टली है? देखिए, मेरे ख्याल से अब सुनवाई टलना नहीं चाहिए थी और बाकायदा इसका हल निकलना चाहिए और देश के सर्वोच्च न्यायालय इसका हल निकाले और इसका हल निकाल के आवाम तक पहुंचे। क्योंकि हम लोग
देश की सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला है, ये हल होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, हल होना चाहिए, किसी जो भी फैसला है वो सामने आना चाहिए। लेकिन 8 साल से लंबित था, 2011 में ये स्टे किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन चुनाव के टाइम पे ही मामला गरमाता है। चुनाव के टाइम पे मामले को गरमाना नहीं चाहिए जी, इसलिए कि मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान के नाम पर मुल्क को बांटना ठीक नहीं है। बाहरी ताकतें चाहती है हमारा मुल्क बटे, बटने से हमारी ताकत कमजोर होती है। लिहाजा हमें अपनी कुर्सी या अपनी गद्दी नहीं देखना चाहिए, हमें मुल्क को देखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपका। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि मजहबी जो उन्माद है उससे दूर रहना चाहिए हमको। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं राहुल गांधी के महाकाल मंदिर जाने के बाद एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और उन्होंने पूछा है कि आपका गोत्र क्या है, यानी संबित पात्रा ने बाकायदा पूछा है कि राहुल गांधी ये बताएं उनका गोत्र क्या है। हालांकि अभी 3 महीने पहले भी अमित शाह भी वहां पर गए थे, लेकिन आज राहुल गांधी के जाने के बाद संबित पात्रा ने पूछा है, जरा वो सुनवा देते हैं, फिर अपने रिपोर्टर से हम आपकी बात कराएंगे। और पहले देख लेते हैं इस पर पॉलिटिकल चर्चा क्या है, कांग्रेस का क्या कहना है और संबित पात्रा ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। देखिए, चुनाव है तो यहाँ आकर इंदौर और मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता के आंख में धूल झोंकने का काम यदि करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता, इंदौर की जनता, भारतवर्ष के हिंदू राहुल गांधी और उनकी टीम को माफ नहीं करने वाली। इसकी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, हिंदुओं की वोट की भी चिंता करनी होगी। तब से राहुल गांधी ये जो फैंसी ड्रेस हिंदुइज्म कर रहे हैं, ये जो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्पररी जनेऊ धारण करके जो कहते हैं मैं जनेऊधारी हूं, आज अहिल्याबाई की इस पुण्य भूमि से उज्जैन जा रहे हैं राहुल गांधी से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, आप जनेऊधारी हैं? आप कैसे जनेऊधारी हैं जो शिव का अपमान करते हैं? आप कैसे जनेऊधारी हैं? आप कैसे हिंदू हैं जो आज अपना गोत्र तक बता नहीं सकता? आप कहते हैं आप जनेऊधारी हैं, तो मैं पूछता हूं क्या गोत्र है आप बताइए। आपने कहा मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, आप हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करिए, आप बताइए क्या गोत्र है आप। देखिए, चुनाव है, वहां की सरकार इतनी बदनाम हो चुकी है राजस्थान की कि जनता बस तारीख का इंतजार कर रही है। और जनता तारीख का इंतजार कर रही, जिस दिन राजस्थान में चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार 3/4 बहुमत से हारेगी, कांग्रेस 3/4 बहुमत से जीतेगी। फिर एक मंत्री का बयान, हिंदुओं एक हो जाओ, तो आप जाति और धर्म के नाम पर चुनाव में वोट नहीं मांग सकते। लेकिन भाजपा की यही सबसे बड़ी मजबूरी, कमजोरी और भाजपा की यही रणनीति होती है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दो, देश बर्बाद कर दो, और जब चुनाव आए तो हिंदू मुसलमान कर दो। बयान सुनवाते हैं। राजस्थान के अंदर एक नेता है बीजेपी के जो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यानी आप देखें धर्म कहीं ना कहीं गरमा गया है और वो एक तरफ से पूछा जाता है गोत्र बताइए और एक तरफ से हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा जा रहा। जरा ये भी सुन लीजिए। मिले क्यों मिले? कांग्रेस का मतलब मुसलमानों की पार्टी है, हर मुसलमानों ने कांग्रेस को दिया, यानी उस पोलिंग में मुसलमानों ने 92% कांग्रेस को दिया। तो इस देश में राजस्थान में जितने भी हिंदू हैं उन सभी हिंदुओं को एकजुट बीजेपी को वोट देना चाहिए। चाहे काम हुआ नहीं हुआ हम करेंगे, लेकिन सब लोगों के मन में कांग्रेस के साथ मुसलमान जुड़कर एक साथ मतदान कर सकते हैं तो सारे हिंदू भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और प्रचंड बहुमत से बीजेपी को जिता सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हिंदुत्व को लेकर वोट मांगे जा रहे हैं और गोत्र पूछा जा रहा है और तमाम तरह से अगर देखिए धर्म जो है अब चुनावों के अंदर एक हॉट केक बनता जा रहा है। जेपी अग्रवाल साहब जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से और कांग्रेसी नेता हैं, बड़े नेता हैं। अग्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं ये अब गोत्र बताना पड़ रहा है आपको? सवाल पूछना चाहिए तो सवाल मैं भी पूछ सकता हूं, मुझे बताओ कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने जी, इन्होंने कितनी इंडस्ट्री लगवाई, कितने कारखाने खुलवाए, कितनी दुकानें खुलवाई, कितनी प्रोडक्शन बढ़ाई, कितना पेट्रोल का दाम कम किया, कितना गैस का दाम कम किया। क्या जो आतंकवाद हो रहा है, जिस तरह लोग मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, कितने कम कराए इन्होंने जी। और जो संबित पात्रा सबसे ज्यादा सवाल करते हैं
उनको 2.5 लाख रुपए महीने पे सरकार ने रखा है, तो क्या क्वालिफिकेशन है उनकी जी। और जिस विषय पे जिस डिपार्टमेंट में उनको लगाया सपेट्रोलियम में, उसकी क्या एक्सपर्टीज है उनके ऊपर, मेरे ये सवाल है सर। बिल्कुल आपके सवाल आने चाहिए अग्रवाल साहब, लेकिन अपने आप जो हल निकल आएगा आपको। लेकिन अग्रवाल साहब एक सवाल ये बनता है कि आखिर इस बार आपको भी क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही कि राहुल गांधी जगह जगह जैसे कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, रनिंग कमेटी बता रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो क्या आप भी उसी हिंदुत्व की या धर्म की राजनीति में जा रहे हैं, या ये जो मुद्दे उठाए थे जो आपने बताए बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, उनके बजाय आप भी धर्म की राजनीति में जाना चाहते हैं? आप ये मेरे से कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं मंदिर में ना जाऊं? जी। अगर भारतीय जनता पार्टी तो जब चुनाव आता है, जब याद आता है इनको ये धर्म, अभी 4.5 साल बीत गए, 4.5 साल में इन्होंने कोई मुद्दा सिवाय ये झगड़े पैदा करने के, हिंदू मुसलमान करने के, मंदिर मस्जिद करने के, कुछ और काम है इनके पास? इनसे कहो भाई सरकार में बैठे हो, रोजी रोटी की फिक्र करो, लोगों को छत देने की फिक्र करो, सरकार का जो काम होता है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि सरकार के जो काम है उन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर धर्म होगा तो ये एक तरह से जनता के साथ धोखा होगा, ऐसा आपका मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। हमारे साथ प्रणय शर्मा भी जुड़ गए हैं। प्रणय, आपके पास जो है अगर देखा जाए, जिस तरह अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि सवाल है रोजगार का और तमाम सुरक्षा का, ये सवाल है, लेकिन क्यों धर्म हावी होता जा रहा है? आपके पास किस तरह से इस पे रिएक्ट करेंगे? देखिए आजाद जी, इस पूरे मुद्दे पर अगर जानकारों की माने और पॉलिटिकल पंडितों की माने तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का अब अपना मैसेज देना चाहती है, एक छवि बनाना चाहती है कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले उनके ऊपर आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है, और ऐसा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को 2014 में भुगतना पड़ा था। उसके बाद जिस तरह से अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां भी हमने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। यानी ये जो राहुल गांधी का मंदिर जाना, ये डैमेज कंट्रोल है? देखिए कहा जा सकता है इसे कि डैमेज कंट्रोल है, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत अधिकार भी है। आप किसी के व्यक्तिगत अग्रवाल साहब यही कह रहे थे कि ये हिंदू है तो मंदिर तो जाएंगे, उनका कहना ये था। बिल्कुल, देखिए अब ये बात जनता को समझने की है कि वो कितना इस पूरे, क्योंकि धर्म की राजनीति का आरोप करने का आरोप सिर्फ बीजेपी पर नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस भी करती है, बसपा भी करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी राजनीतिक दल। बहुत शुक्रिया प्रणय, आपने बहुत सही बात कही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात से अछूती नहीं है कि वो धर्म की राजनीति कर रही है। जो मुद्दे हालांकि अग्रवाल साहब उठा रहे थे, जेपी अग्रवाल जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो सवाल उठाए थे मुद्दे वही होने चाहिए, लेकिन अब ये लगने लगा है कि अमित शाह भी अगर वहां जाते हैं तो राहुल गांधी भी वहां जाते हैं, तो ये एक तरह से धर्म की राजनीति जो है वो हावी होती जा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं सीबीआई के उस विवाद की जिसमें एक एफआईआर दर्ज हुई, राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज हुई। हालांकि उसमें एक डीएसपी गिरफ्तार भी हो चुके देवेंद्र कुमार, लेकिन राकेश अस्थाना दिल्ली हाईकोर्ट गए, राहत लेने गए। आज तक के लिए उनको एक तरह से गिरफ्तारी पर स्टे हुआ, आज उस पर सुनवाई होनी है। अभी तक कोई फैसला तो नहीं आया, लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे साथ नवदीप छाबड़ा रहेंगे, सीनियर प्रोड्यूसर हमारे साथ रहेंगे। नवदीप जी, आज जिस तरीके से हाईकोर्ट का अभी तक कोई फैसला तो नहीं आया है, लेकिन अगर देखा जाए सीबीआई पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। राकेश अस्थाना को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कई गंभीर बातें कही गई हैं। एक ये भी है कि एक्सटॉर्शन की भी बात आई है, रिश्वत की भी बात आई है। उसके बाद जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जो करप्शन को रोकने या उसकी जांच करने के लिए, वो खुद करप्शन के आरोपों में लोग गिर रहे हैं। देखिए, सीबीआई के खिलाफ जिस तरीके से आरोप लगे थे राकेश अस्थाना के खिलाफ, वो बहुत गंभीर मसला। आज अलग अलग खाली जी 3 मामलों पर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, और पटियाला कोर्ट जो दिल्ली के है वो भी सुनवाई करेगा। तीनों मामले राकेश अस्थाना और वही घूसकांड से जुड़े हुए हैं। तीनों का अलग अलग महत्व है। सबसे बड़ा तो यही है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट अगर आज गिरफ्तारी पर उनकी जो रोक लगी है उसको एक्सटेंड नहीं करता तो राकेश अस्थाना के लिए भविष्य में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो भी उन पर लटक सकती है। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, क्योंकि राकेश अस्थाना ने सीधे सीधे याचिका दाखिल करके यही आरोप लगाया कि उनको जो छुट्टी पर भेजा गया वो गलत है, केंद्र सरकार का फैसला, उसको उन्होंने चुनौती दी है। पटियाला कोर्ट में भी उनका जो मामला दर्ज किया गया उसमें जो देवेंद्र कुमार हैं, एक अन्य आरोपी हैं, उन्होंने ये याचिका दाखिल की है कि उन पर जो एफआईआर दर्ज की गई वो पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है और उसको रद्द किया जाए। तो तीनों एक तरह से सुनवाई आज जब ये फैसला आएगा तो ये देखना होगा
होगा। लेकिन जो हम चर्चा कर रहे थे, पिछली बार भी जब हमने देखा था तो खालिद, जब 2014 के चुनाव से पहले भी सीबीआई पर लगातार सवाल खड़े हुए थे, पिंजरे का तोता सीबीआई को बताया गया, तब बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर हुई थी उस वक्त की सरकार पर, और कहीं ना कहीं उस वक्त की मनमोहन सरकार को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। आज जब चुनाव नजदीक है तो हम खाली सीबीआई की बात नहीं कर रहे, आज आरबीआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले कई बार जो विपक्ष है वो चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर चुका। तो कहीं ना कहीं जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर विपक्ष जो लगातार वो सवाल खड़े कर रहा है। और अगर सरकार इन चीजों को गंभीरता से नहीं देखती है तो जाहिर सी बात है कि उनको भी 2019 के अंदर खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बहुत गंभीर बात आपने कही है। जैसे आरबीआई के अभी कल सवाल हो रहा था, 2020 खेला जा रहा है, उसके अलावा आपने बताया चुनाव आयोग भी चर्चा में, पिछले दिनों इंपीचमेंट भी आया, उसके अलावा आप बात करें चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े होते रहे, सीबीआई, तो जो सर्वोच्च जो संस्थाएं हैं बहुत शॉर्ट में, ये बड़ा गंभीर मामला है, जनता का विश्वास बनाए रखना होगा। नहीं, स्वायत्त संस्थाएं जितनी भी है, हमने देखा कि जब पिछली सरकारें थी तो बीजेपी पार्टी ने भी, इनके नेताओं ने भी कम हमले नहीं किए थे। तो यही कारण है कि अगर आज बीजेपी इन चीजों को गंभीरता से नहीं देखती तो उनको भी ये मानना होगा कि उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कोई देश की जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं, अगर उन पर राजनीति होती है या विपक्ष उस पर सवाल खड़े करता है और सरकार समय पर एक्शन नहीं लेती, सही एक्शन नहीं लेती, तो जाहिर है कि लोगों का जो विश्वास है वो जरूर टूटता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप। यानी लोगों का अगर विश्वास टूटेगा तो उसके नतीजे भी सामने आएंगे, और जो लोगों की नाराजगी है या जो भी उनका फैसला होगा वो अपने उस दिन वो देंगे जिस दिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन होता है, यानी मतदान का दिन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण की। अब ये प्रदूषण एक लफ्ज नहीं रह गया है, बल्कि एक समस्या हो गई है। अभी आपने देखा होगा आज ही एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कुछ दिन ऐसा हो कि बाहर ना निकले, यानी सांस लेने में दिक्कत होगी। और लगातार जो पॉल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में, चाहे वो वाहनों की वजह से हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की डस्ट की वजह से हो, चाहे पराली की वजह से हो, चाहे जो कबाड़ा जलाया जाता है दिल्ली एनसीआर में उसके धुएं की वजह से हो। निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता हैं। निशांत, लेटेस्ट आपके पास क्या अपडेट है प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में? देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद ही खराब स्थिति में है और लगभग 400 के करीब है। और दूसरी तरफ अगर PM 2.5 और PM 10 की बात करें तो उसकी भी कुछ ऐसी स्थिति है जो कि बेहद गंभीर है। और वहीं CPCB ने चेतावनी भी जारी कर दी है, खासकर सुबह के समय जो लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाए, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। निशांत, अभी एक चीज देखने में मिली है हमने, खासतौर से कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में, आपने देखा होगा फरीदाबाद, गाजियाबाद के अंदर कई ऐसी जगहें हैं, ये हमारे यहाँ उसमें कबाड़ जलाया जाता है, प्लास्टिक जलाई जाती है, और खासतौर से जो बिजली के तार ये जो होते हैं इनको जलाने के बाद उसके वायर जो कॉपर है वो निकाली जाती है। ये बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा है, इसको किसी ने अभी तक मुझे नहीं लगता देखा है, क्योंकि पराली की चर्चा है, वाहनों की चर्चा है, लेकिन ये जो कबाड़ी है इन पर कोई चर्चा अभी तक आपने सुनी है? देखिए खालिद, शनिवार की अगर बात की जाए, शनिवार को CPCB की पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस पूरे वाकया पे, जिस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बयान दिया था। खासकर जो पॉल्यूशन फैलाने वाले लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की बात की गई थी। और शायद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है जो कि पॉल्यूशन फैलाने में दोषी हैं। यानी जिस तरीके से आबो हवा बिगड़ रही है उसके बाद अब सरकार जागी है, लेकिन अभी केवल बयानबाजी तक हुई है। और आपकी बात पूरी तरीके से ठीक है कि जितने भी एनसीआर में कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि थोड़े भी पिछड़े तरफ हैं, वहां पर तमाम जगह इस तरीके के जो कॉपर के वायर हैं ये सब निकालने के लिए तार जलाए जाते हैं और पॉल्यूशन बड़ी मात्रा में फैलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, और बड़ी खतरनाक गैसें निकलती हैं उसमें, आप अगर देखेंगे तो हमने देखा है कि हालांकि वो हम कैमरे में कैद नहीं कर सकते, लेकिन वो जब लोगों को इफेक्ट करती हैं बड़ा असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, समय कम है, बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस के एक विधायक गिरफ्तार किए गए हैं। एक मामले को सेटल कराने के लिए पुलिस ने रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है। पहले जान लेते हैं पुलिस क्या जानकारी दे रही है, फिर आपको खबर के बारे में रिपोर्टर से भी बात कराएंगे। उन्होंने भी डायरेक्ट जो इंजीनियर है उससे ये जो काम है जो हड़वद में और हर जगह पे जहां काम नहीं हुए उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ ये छिपाने के लिए वो खुद विधानसभा में इसके बारे में प्रश्न नहीं करेंगे, सरकार में रजूआत नहीं करेंगे। ये छिपाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट इंजीनियर से खुद 60 लाख रुपए की डिमांड की थी और उस सिलसिले में उनके ही एक मिडिल मैन बोल सकते हैं, उनका जो एक व्यक्ति था भरत गणेशिया जो पैसे से वकील है, भरत गणेशिया के थ्रू इन्होंने 35 लाख में सौदा तय किया था। उस 35 लाख में से
श्री कानानी जो इंजीनियर और जो अलग अलग मंडी के जो मेंबर्स और प्रमुख है उनके थ्रू कुल कैश 10 लाख रुपए भरत ने और सोम साबरिया जो एमएलए उनके लिए कलेक्ट किए। तो आपने देखा कि किस तरह से जनसेवक जो है वो सेवा करने के नाम पर भी रिश्वत ले रहे हैं। हालांकि पुलिस मुस्तैद है और उनको गिरफ्तार कर लिया है। एमएलए साहब जो हैं अब हवा खा रहे हैं सलाखों की, लेकिन कुल मिलाकर जो करप्शन है वो लगातार बढ़ रहा है, हर स्तर पर बढ़ रहा है। अधिकारी भी बाज नहीं आ रहे हैं, नेता भी बाज नहीं आ रहे हैं और अगर देखा जाए तो जनता भी बाज नहीं आ रही है। वो भी सोचती है कि उनका काम अगर आसान कराना है तो रिश्वत देना शायद एक आसान तरीका है। सबको जागना होगा, सबको सोचना होगा और यह देखना होगा कि कैसे करप्शन मुक्त समाज बने। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।